Hello everyone, welcome to Sri Vishwanath Group of Institution, Kalan Sultanpur. I am Dr. Sablal Yadav, Department of Botany. Firstly, welcome to BSc second year students. और BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि BSc फर्स्ट ईयर में बॉटनी के क्लासेस या बॉटनी सब्जेक्ट में हम तीन पेपर पढ़ते हैं बॉटनी सब्जेक्ट में, उसी तरीके से देखा जाए तो सेकेंड ईयर के कोर्स में भी 3 पेपर्स हैं बॉटनी के। और वो 3 पेपर्स जिसमें फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर इज द डाइवर्सिटी ऑफ angiosperms that include diversity of angiosperms that include systematics, development and reproduction. Second one, cytology, genetics, evolution and ecology. And third one is plant physiology and biochemistry. तो जैसा 3 पेपर है, 3 पेपर में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो सीडेड प्लांट्स हैं उनके सिस्टमैटिक्स, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। दूसरा पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। एंड थर्ड पेपर इज़ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जो ये पेपर थर्ड है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें जो पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी है ये पार्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड अदर पेपर्स या अदर पार्ट ऑफ द पेपर्स वो अदर टीचर्स हैं स्टाफ के, तो वो इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ये 3 पेपर हैं, इन 3 पेपर में हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जिस पेपर को पढ़ाना है। हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जैसा मैंने बताया कि ये थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, इंट्रोडक्टरी अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। तो फर्स्टली अगर हम देखें फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी कहा जाता है दैट इज़ द स्टडी अबाउट इंटरनल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की। तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात की जाती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में इसमें हम कह सकते हैं दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। और उस कंडीशन में देखा जाए जो इंटरनल वाइटल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जैसे हम प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन,
मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सब प्लांट्स के अंदर होने वाले जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो ये इवेंट्स वह इंटरनल इवेंट्स होते हैं और इन सब की स्टडी हम करते हैं इनटू द प्लांट फिजियोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की, दैट इज ब्रांच ऑफ द बॉटनी, बॉटनी की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्लांट के इंटरनली होने वाले जो इवेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो उन प्रोसेसेस में क्या है, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन या अदर इससे रिलेटेड जो प्रोसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, he is known as the father of plant physiology, father of plant physiology, and one J.C. Bose, he is known as father of इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें सिंपली डिफिनीशन की बात करें, फिजियोलॉजी दैट इज the branch of botany that deals with the study of internal vital activities like photosynthesis, respiration, transpiration, mineral absorption, that is known as the plant physiology। and plant physiology के जो फादर हैं वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, and J.C. Bose, he is known as the father of Indian plant physiology। अब इस फिजियोलॉजी के पेपर में जो फर्स्ट टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड है तो वो है दैट इज डिफ्यूज़न। यानी इसमें फर्स्टली पढ़ना है आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो उस कंडीशन में अगर हम चलें तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज़न की बात करते हैं। डिफ्यूज़न, तो ये डिफ्यूज़न इंक्लूड करता है, यानी डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न से जो रिलेटेड टॉपिक है डिफ्यूज़न प्रेशर, डीपीडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स, ये टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं। तो डिफ्यूज़न की बात अगर हम करते हैं तो डिफ्यूज़न, अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका लिक्विड कंडीशन हो या गैस हो या सॉलिड्स, ठीक, लिक्विड्स, गैस और सॉलिड, ये सभी हम जानते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए कंडीशन में रहते हैं, तो उसके द्वारा इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। बट अगर इनके मॉलिक्यूल्स को अगर हम फ्री कर दें या किसी कारण से भी इनके मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में आ जाएं, तो फ्री फॉर्म में आने के बाद उनके मॉलिक्यूल्स जो एरिया हायर कंसंट्रेट का होता है, यानी जहाँ जिस एरिया में उनके अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उस एरिया से वो लोअर एरिया, उस एरिया में जिधर लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसंट्रेट कंडीशन में, उस साइड उनका मूवमेंट होता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्री मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। यानी यहाँ पर अगर हम दो कंडीशंस दिखाएं, ये कंडीशंस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो कि कंबाइंड फॉर्म में है,
पार्टिकल्स, और ये कंडीशन ये आपका क्या हो गया, मीडियम। ठीक है, तो चाहे हमने बताया कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ हो, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, वो सभी में सभी का फॉर्मेशन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। और जब उनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में आते हैं तो फ्री में आने के बाद, फ्री होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं, और जहाँ पर ये होते हैं वहाँ उस एरिया में, यानी इनका मूवमेंट उस एरिया में इनका जो है कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो इनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इनके हायर कंसंट्रेशन से, ये एरिया ब्लैंक या खाली होता है, एम्प्टी होता है, या बहुत कम संख्या होती है इनकी, तो ये लोअर कंसंट्रेट कंडीशन होता है, तो हायर टू लोअर मूवमेंट होता है। यानी अगर हम डिफ्यूज़न को डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन में, डिफ्यूज़न को डिफाइन करने का कंडीशन या डिफिनीशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ द फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, गैस और सॉलिड्स। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स इन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पर काम करते हैं और उसके कारण ये फ्री मॉलिक्यूल्स अधिक कंसंट्रेट एरिया से कम कंसंट्रेट एरिया की तरफ मीडियम में मूव करते हैं, तो उनके इसी मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में बी सिंपली डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द फ्री मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द region of higher concentration towards the region of lower concentration due to external or internal forces। और ये मूवमेंट फ्री मॉलिक्यूल्स का तब तक होगा मीडियम में जब तक उस मीडियम में इनका मूवमेंट, यानी उस मीडियम में इनकी संख्या एक समान न हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मूवमेंट की बात करें, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे देयर इज़ द डिस्पर्जल ऑफ फ्रैगनेंस ऑफ द अगरबत्ती इन ए रूम, यानी किसी रूम में हम अगरबत्ती एक प्लेस पर जलाते हैं और उसकी फ्रैगनेंस, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलती है, तो उस जलने, अगरबत्ती के जलने से कंडीशन क्या होता है कि उसमें जो धुआं निकलता है या उसमें गैस जो निकलती है, उस गैस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं और वो उस कमरे में मूव करना शुरू करते हैं। और जब कमरे में मूव करते हैं तो जहाँ पर वो धुआं निकलता है वहाँ उनका मॉलिक्यूल्स या गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, और वो उधर से रूम की तरफ जो एरिया मीडियम कहलाता है उसमें कम उनकी संख्या या नहीं के बराबर होती है, तो उसके कारण वो तेज़ी से वहाँ पर मूव करते हैं। तो वही कंडीशन है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल, इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये गैसियस एक्सचेंज, दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूज़न। तो उस कंडीशन में डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न के होने का रीज़न क्या है? डिफ्यूज़न के होने का रीज़न होता है देयर इज प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और उसी के कारण डिफ्यूज़न या इनका मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और जो एरिया यानी हायर कंसंट्रेटेड एरिया या उस एरिया में जहाँ पर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, वहाँ के एरिया में जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, इसी कारण इनका हायर टू लोअर मूवमेंट होता है। तो हम डिफ्यूज़न को डिफाइन कर सकते हैं कि वो हायर टू लोअर उनका मूवमेंट। तो कोई भी पार्टिकल्स सिंपली कहा जाए कि वो अपने अधिक कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है, तो उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब इसी मूवमेंट, जब ये पार्टिकल्स फ्री होते हैं
तो फ्री होने के बाद ये पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं। तो मूवमेंट के दौरान ये पार्टिकल्स मीडियम में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी एक दूसरे से इनका टकराव होता है और कोलाइडिंग का रिजल्ट होता है कि यहाँ जो मीडियम है, ये मीडियम, इस मीडियम में एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर। क्यों डिफ्यूजन प्रेशर कह रहे हैं? क्योंकि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का वो मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के कारण उस मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है उनकी कोलाइडिंग होती है और इसका रिजल्ट होता है कि इस एरिया या मीडियम में उन पार्टिकल्स का प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? ड्यूरिंग द डिफ्यूजन या ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स कोलाइड देमसेल्व्स एंड एक्सर्ट ए प्रेशर इन द मीडियम, और मीडियम में एक प्रेशर क्रिएट होता है या प्रेशर पड़ता है और वही प्रेशर कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो डिफ्यूजन प्रेशर, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम डीपी शो करते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो डिफ्यूजन प्रेशर दो कंडीशन पर डिपेंड होता है। एक होगा आपका डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the particles, concentration of the particles, और दूसरा होता है डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है, दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम बात यहाँ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, यानी दो चीज़ों को लिया जाता है। सपोज दैट हम वो दो चीज़ें ए और बी लेते हैं, ठीक है, तो ए और बी ये दो हैं, इसमें अगर हम किसी एक को बढ़ाते हैं, किसी एक को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ दूसरा बढ़े, ठीक है, एक को बढ़ाया तो दूसरा, यानी ए को बढ़ा रहे हैं तो बी भी बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? इसका मतलब कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ए को घटाएं तो बी भी घटे, ठीक, तो या बी घटाएं तो ए घटे। कहने का मतलब कि दो को अगर हम लेके चल रहे हैं तो किसी एक को बढ़ाते या घटाते हैं तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ता और घटता है, तो वो कंडीशन कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा होता है, अगर हम ए को बढ़ाते हैं और बी घटता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा? ए को बढ़ाने पर बी जो होगा वो घटेगा, तो वो कंडीशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात अब कर रहे हैं किसकी? डिफ्यूज़न प्रेशर की। तो डिफ्यूज़न प्रेशर क्या है कि डिफ्यूज़न के दौरान जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मीडियम में मूव करते हैं हायर टू लोअर, तो उनके मूवमेंट के दौरान वो आपस में कोलाइड करके उस मीडियम में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसी प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। और वो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन के बराबर होगा, या दूसरा कंडीशन है डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिफ्यूजन प्रेशर डिपेंड करता है। कैसे बढ़ेगा? अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स बढ़ाएं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की बात करें, बढ़ाएं, तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर संख्या इन पार्टिकल्स की हम बढ़ाते हैं, सपोज दैट कि अगर यहाँ पर इनकी संख्या पहले 10 रही हो, ठीक है, या जो भी रही हो, उसके बाद इसकी संख्या हम 100 कर दें या उससे भी अधिक कर दें, जो इस एरिया में 10 पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके बीच
टकराने का जो कंडीशन होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू 100 पार्टिकल्स। यानी अगर इतना ही एरिया है, फिक्स एरिया, और इसमें 10 पार्टिकल्स घूम रहे हैं और दूसरा कंडीशन की 100 पार्टिकल्स घूमे, तो जो कोलाइडिंग का कंडीशन होगा वो 10 पार्टिकल्स के कंडीशन में कम होगा, और जब हम 100 पार्टिकल्स ले लेंगे तो वो कंडीशन कोलाइडिंग का बढ़ जाएगा। यानी जितने पार्टिकल्स बढ़ेंगे, अगर हम पार्टिकल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो उनके बीच कोलाइडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसका रिजल्ट है कि उस मीडियम में प्रेशर उनका अधिक होगा। यानी पार्टिकल्स को बढ़ाना, कोलाइडिंग बढ़ेगा, और कोलाइडिंग के कारण प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका मतलब डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये होता है कि किसी एरिया में अगर हम जो है फिक्स एरिया मीडियम है, उसमें पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स की संख्या के कारण या कंसंट्रेशन के कारण डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा कंडीशन है डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक चीज़ यहाँ पर आता है कि ये डिफ्यूजन किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण बढ़ेगी, और उनकी वेलोसिटी यानी मूव करने का जो कंडीशन होगा जो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। और जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो उनके बीच टकराव जो होगा या कोलाइडिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, और उसका रिजल्ट होगा कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी को वो बढ़ा रहा है, जिसके कारण मूवमेंट तेज होगा, और तेज होने का रिजल्ट होगा कि कोलाइडिंग ज़्यादा होगी, और कोलाइडिंग जब ज़्यादा होगी, ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसका रिजल्ट होगा कि डिफ्यूजन प्रेशर यानी प्रेशर इस मीडियम में ज़्यादा होगा। इस कारण इसका मतलब है कि डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये डिफ्यूजन प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, मैंने बताया कि पार्टिकल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन है अगर डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी और डिफ्यूजन प्रेशर यानी कोलाइडिंग कम होगी, डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रेशर और उसमें उसका जो फैक्टर्स हैं, क्या इफेक्ट है, इसकी बात होती है। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन प्रेशर, जैसे ये तीन चीज़ें लिखा है, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तो इसमें डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक किस में होगा? चूँकि गैस के पार्टिकल्स, एक चीज़ याद यहाँ ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन तभी होगा जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में होंगे, उनको जब फ्री किया जाएगा तभी डिफ्यूज़न होगा। तो गैस के पार्टिकल्स जब फ्री होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो इसका मतलब सबसे अधिक हाई कंडीशन में अगर डिफ्यूज़न होगा सबसे अधिक वो होता है गैस में। इसके बाद मीडियम कंडीशन होगा वो होगा आपका लिक्विड में, और सबसे कम यानी लो कंडीशन होगा वो होगा, रेट ऑफ द डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, सबसे कम होगा सॉलिड में। लेकिन सॉलिड में डिफ्यूज़न तभी होगा जब वो डिज़ॉल्व कंडीशन में होगा, यानी दैट व्हेन डिज़ॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तभी मूव करेंगे जब वो डिज़ॉल्व कंडीशन में आएंगे, सॉल्वेंट में वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे। यानी जैसे चीनी है, शुगर, तो शुगर को हम ऐसे रख दें तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, जैसे ही उसको वाटर में हम डालते हैं तो वाटर में उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर डिज़ॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यानी मैक्सिमम डिफ्यूज़न गैसेस में होते हैं, मिनिमम सॉलिड्स में होंगे, और सॉलिड्स में तभी होंगे जब वो डिज़ॉल्व कंडीशन होगा, और
मीडियम कंडीशन होता है, यानी लिक्विड स्टैंड करता है बिटवीन द गैस एंड सॉलिड, वो मीडियम कंडीशन होगा, यानी दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम इन गैसेस, मिनिमम या सबसे कम लो कहाँ पे होगा, इनटू द सॉलिड्स व्हेन डिजॉल्व कंडीशन, और मीडियम या सब जो है मीडियम कंडीशन किस में होगा, इनटू द लिक्विड। ठीक, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात है। ठीक, हाई, लो एंड मीडियम। तो ये सिंपली डिफ्यूजन प्रेशर की बात हुई। अब अगर हम बात करें डीपीडी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट जिसको हम कहते हैं डीपीडी। या फिर बात करते हैं ये डीपीडी रिलेटेड होता है टू द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के डिफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड है डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट करने का मतलब कमी, और कमी किस में होनी है, डिफ्यूजन प्रेशर में। बात यहाँ पर किसकी करनी है, लिक्विड या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की। तो सॉल्वेंट के कंडीशन में अगर हम लें, जैसे सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट में वाटर, दैट इज द गुड सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर की बात करते हैं तो वाटर के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी दो कंडीशन अगर हम रख लें, एक आपका प्योर वाटर कर लें, ठीक है, दूसरा या प्योर वाटर न करके हम इसमें बात करें लो कंसंट्रेट या लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर करें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दो चीज़ें लेते हैं, दो सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब वाटर प्लस सॉल्वेंट, यहाँ भी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी वाटर और शुगर को अगर हम सॉल्यूट ले लें यहाँ पर, तो वाटर और ये सॉल्यूट्स यहाँ पर भी हैं, वाटर और सॉल्यूट्स यहाँ पर भी है। लेकिन कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूट्स जो है वो कम है, यहाँ पर सॉल्यूट्स ज़्यादा है। अगर हम सपोज करें, ठीक है, सपोज क्या करना है कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं या 1 लीटर वाटर लें, 1 लीटर वाटर लेते हैं, तो उसमें अगर माना जाए उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या, 1 लीटर वाटर लिया और उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या सपोज दैट 1000। ठीक है, तो सेम वाटर क्वांटिटी यहाँ पर भी लेते हैं 1 लीटर, और उसमें यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, 1000। ये सपोज करना है समझने के लिए कि 1 लीटर पानी यहाँ भी लिया, 1 लीटर पानी यहाँ भी लिया, और 1 लीटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं विदाउट एनी कम्बिनेशन, वो सब क्या है, फ्री फॉर्म में है। तो वो कंडीशन यहाँ पर भी 1000 हुआ, 1000 यहाँ पर भी 1000 फ्री मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम सॉल्यूट लेते हैं तो सॉल्यूट में अगर हम शुगर लेते हैं, ठीक है, शुगर की मात्रा अगर हम यहाँ पर लें
250 ग्राम्स, ठीक है, 250 ग्राम शुगर, जिसमें फ्री मालिक्यूल्स की संख्या कितनी हो जाए 250, ये मालिक्यूल्स हैं उसके। वहीं शुगर यहाँ पर हम 500 ग्राम्स शुगर अगर लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर उसके मालिक्यूल्स की संख्या मान लें अगर 500 है, ठीक। तो जब हम शुगर को इनमें वाटर में डाल देंगे तो वो शुगर क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व होगा और डिज़ोल्व होकर वो सोल्यूशन बनाएगा। अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, ये सॉल्यूट्स पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट्स। अब अगर हम यहाँ 250 शुगर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अधिक फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होंगे। तो अधिक फ्री फॉर्म मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये 250 अगर इसके 250 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तभी वो सोल्यूशन फॉर्म बनाएगा। तो हम इसमें माइनस कर देंगे इसको, रिमेनिंग 750 मॉलिक्यूल्स इन दैट सोल्यूशन। और यहाँ पर अगर हम देखें कि 500 मॉलिक्यूल्स हमने शुगर के लिए हैं तो ये 500 मॉलिक्यूल्स वाटर से जुड़ेगा और वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 500। तो अगर हम कंपेयर करें अब वाटर मॉलिक्यूल्स, हम ये डीपीडी किस कंडीशन में मेज़र कर रहे हैं, वो मेज़र कर रहे हैं सॉल्वेंट या लिक्विड कंडीशन में। तो यहाँ पर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है 750 और यहाँ पर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है 500। तो यहाँ जो डिफ्यूजन यानी ये कंसंट्रेट कंडीशन है, यहाँ जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ की अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अधिक है, ये ज़्यादा तेज़ी से अगर इनको फ्री किया जाए तो इनका मूवमेंट अधिक तेज़ी से होगा, वो जो है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेंगे और यहाँ पर फ्री मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे हम इस शुगर की मॉलिक्यूल्स यानी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि शुगर मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर, इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू दैट, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके बीच जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, उसी डिफ्यूजन प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। कहने का मतलब है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट में बी डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं और उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के कंडीशन में जो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होगा उसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि दो सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है उसको, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर सॉल्वेंट, केवल प्योर सॉल्वेंट की बात कर दें, ठीक, तो यहाँ पर क्या रख दें, प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर अगर हम ले लेते हैं, प्योर वाटर, और यहाँ पर कोई शुगर कंसंट्रेशन नहीं है तो प्योर वाटर और ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ले लें, इसको हम सॉल्यूशन कह दें। दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं, अभी दो सॉल्यूशन को लेकर कहा गया, अब यहाँ पर हम प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को ले, तो यहाँ पर हमने केवल वाटर लिया है, वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, यहाँ पर वाटर के साथ साथ शुगर भी लिया गया है जिसमें 500 शुगर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ गए तो 500 ये आपका क्या होगा, फ्री फॉर्म। तो यहाँ 1000 मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म है, यहाँ पर 500 फ्री फॉर्म में है, तो यहाँ पर इनका प्रेशर होगा, यहाँ पर इनका प्रेशर होगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। तो जो जहाँ पर कंसंट्रेशन या डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स कंसंट्रेशन अधिक होगा
वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह जहाँ पर डिफ्यूजिंग पार्टिकल कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर कम है। सपोज दैट कि यहाँ पर अगर डिफ्यूजन प्रेशर 25 हो और यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर जो है दैट इज़ 15 बार्स। डिफ्यूजन प्रेशर जो यूनिट होता है या प्रेशर का ये बार्स, ठीक। तो ये यहाँ अधिक यहाँ कम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। यानी अगर हम कहें यहाँ पर DPD इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल फार्मूला DPD इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम इस वैल्यू को रखें तो 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 बार्स, यानी DPD ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं DPD ऑफ, इसको लिखा जा सकता है DPD ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट इज़ ये 10 बार्स, यानी 10 बार्स डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहाँ पे है, इस सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन में देयर इज़ द डिफिशियंसी, या आप कह सकते हैं कमी है, इससे हम सॉल्वेंट से कंपेयर करा रहे हैं, तो यही एक तरह से डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहा जाएगा। तो सिंपली हमने बताया कि सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन फॉर्म, यानी एक सॉल्वेंट है जिसमें कोई शुगर या कोई सॉल्यूट नहीं है, दूसरा सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें उसका डिफ्यूजन प्रेशर को कंपेयर करना है, ठीक। तो डिफ्यूजन प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो चूँकि यहाँ कोई सॉल्यूट, आपको पता है कि ये बताया गया कि जब सॉल्यूट्स की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, जहाँ पर फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ लिक्विड के कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ फ्री मॉलिक्यूल्स अधिक है, यहाँ फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के कम हो जा रहे हैं, तो वो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस आता है और वहीं आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट है। अब इसी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज द सक्शन प्रेशर। इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। एंड सक्शन प्रेशर कहने का रीज़न ये है कि अगर इस पे जाएं हम तो ये 10 बार्स जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी है DPD, ये इस सॉल्यूशन का है, न कि इसका। यहाँ पर जो 10 बार्स डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट आ रहा है, अगर हम इसको प्योर वाटर से जोड़ते हैं या सॉल्वेंट से जोड़ते हैं, तो सॉल्वेंट से जोड़ने पर चूँकि यहाँ पर इसके फ्री मॉलिक्यूल्स अधिक है और सॉल्वेंट के हायर मॉलिक्यूल्स अपने हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, ये कंडीशन, तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू करेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिज़ल्ट ये होता है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन में कम है, DPD सॉल्यूशन में है, उसके होने के कारण उस सॉल्यूशन में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डेवलप होती है। और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जब डेवलप होगी तो जब हम उसको प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर से जोड़ेंगे तो वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचने का रिजल्ट होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट होंगे, और इसी कारण उसको कहा जाता है सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर रिजल्ट्स द, यानी रिजल्ट्स किसका है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होने का रीज़न क्या है, DPD ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट क्लास, थैंक यू।